हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं अशोक कुमार यादव। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अशोका स्टडी हब में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले उस टॉपिक का नाम है राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत। ये राजस्थान का चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, यानी छोटा हो या बड़ा हो, इसी टॉपिक्स में से क्वेश्चन एक क्वेश्चन जरूर पुटअप होता है। अभी हाल ही में अपने 27 दिसंबर में एग्ज़ाम लगी था। और उसका एग्ज़ाम लगी थी उसकी इन्वेस्टिगेटर की, अन्वेषक की, कृषि विभाग में थी। तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा था। तो उसी के बाद मैं बताऊंगा आपको कि कौन सा क्वेश्चन था, कौन सा पूछा गया था उस टाइम 27 तारीख को, 27 दिसंबर में लगा था ना इन्वेस्टिगेटर का, उसमें। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है अपना राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत। ध्यान से पढ़ना और ध्यान से सुनना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अब अपना अपना टॉपिक, राजस्थान के प्रमुख इतिहास के स्रोत। इतिहास स्रोत का मतलब है कि जो प्राचीन समय में अपने जो होते थे ना इतिहासकार, जो उनसे कौन कौन साधन थे, उससे हमें राजस्थान के इतिहास को जानने की वो मिलती थी, जानकारी मिलती थी। कौन कौन से साधन थे, कौन कौन से ऐसे क्या उपकरण थे जिन्हें अपन को देखने के बाद में ये पता लगाया जा सकता था कि हाँ, ये राजस्थान की उस समय की व्यवस्था ये ऐसे हुआ करती थी। तो उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और जब खोज की गई थी तो उस खोज में कौन कौन से लेख मिले थे या कौन सी वस्तुएं मिली थी जो जिनके माध्यम से हमें राजस्थान के इतिहास को जानने में सहायता प्रदान होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है राजस्थान इतिहास के प्रमुख स्रोत। अब इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं पहले वो समझेंगे। इतिहास के स्रोत इसको 3 भागों में बांटेंगे हम। इसको हम इस सारणी की सहायता से समझेंगे कि कौन कौन से स्रोत हैं, ठीक है। पहला है अपना पुरातात्विक सामग्री, पुरातात्विक सामग्री कौन सी है दोस्तों? पुरातात्विक सामग्री। दूसरा है विदेशी यात्री, विदेशी यात्री या इतिहासकार, ठीक है। विदेशी यात्री या इतिहासकार। और तीसरा जो पॉइंट है अपना, यह है अपना साहित्यिक। कौन सा पॉइंट हो गया अपना? हो गया साहित्यिक, ठीक है। अब जो पुरातात्विक सामग्री में उसमें कौन कौन से उपकरण या कौन से साधन है? नंबर 1 पर है अपना अभिलेख। जो अपनी पुरातात्विक सामग्री में है उसमें पहला नंबर पर है अभिलेख, ठीक है। फिर नंबर 2 पे है सिक्के। सिक्के अपन पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। जिस जिस विद्यार्थी ने भी वीडियो नहीं देखा वो पिछला वीडियो जाके देख ले, ठीक है। और नंबर 3 पे है मर्द भांड। मर्द भांड होता है ये मिट्टी का बना होता है, जिसमें अनाज वगैरह रखने के काम में लिया जाते थे, ठीक है। अब है विदेशी यात्री। विदेशी यात्री में क्या क्या है? पहला तो है अपने कर्नल जेम्स टोट। कर्नल जेम्स टोट, टोट या टोड, ठीक है। नंबर 2 पे है, या तो कवि बोल दो या कविराज बोल दो, ठीक है। नंबर 2 पे है कवि बाकीदास, ठीक है। नंबर 3 में मुहू
नॉट नैन्सी। कौन? मोहन नॉट नैन्सी। इसे संज्ञा भी दी गई थी, अगर आपको पता है, याद है, तो मोहन और नैन्सी को कौन सी संज्ञा दी गई थी? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जब भी आप वीडियो देखोगे तो आप मुझे जरूर नाम बताना कि मोहन और नैन्सी को किस किस संज्ञा दी गई थी। ठीक है। और है नंबर 4 पर है कवि बाकीदास। और नंबर 4 पे है गौरीशंकर ओझा। गौरीशंकर ओझा। वैसे इसके नाम में हीरानंद भी नाम जोड़ा जाता है, क्योंकि ये अपने पिताजी का नाम जोड़कर लिखते थे। और साहित्यक में है अपने दो भाग हैं, दो पार्ट। साहित्यक में दो पार्ट हैं। पहला तो अपना धार्मिक, ठीक है, और यह है धर्मोत्तर। धार्मिक और धर्मोत्तर। धार्मिक में अपने क्या है, दो पॉइंट है। ये तो हो गया बौद्ध धर्म या जैन धर्म, ठीक है। नंबर 2 पे हो गया जैन धर्म, ठीक है। इसको मैं ढंग से लिख देता हूँ, धर्मोत्तर को। यह है धर्मोत्तर। यह है धर्मोत्तर। धर्मोत्तर में कौटिल्य ने पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र, वह है कौटिल्य का अर्थशास्त्र पुस्तक। ये जो स्रोत हैं, इनके माध्यम से हमें इतिहास को जानने की जानकारी प्रदान होती है। जो अपने पुरातात्विक सामग्री में कौन कौन से इनके माध्यम से हो गए, 3 है, अभिलेख, सिक्का, मृदभांड। जो इनके माध्यम से हमें राजस्थान के जो इतिहास है उनको जानने या समझने की जो जानकारी वो प्राप्त होती है। और कौन थे, किसके माध्यम से? जो अपने विदेशी यात्री थे या इतिहासकार थे, उनके माध्यम से हमको ये जानकारी प्राप्त होती है। साहित्य में मतलब ऐसे होते हैं, कोई पुस्तक हो गई या कोई किसी को ग्रंथ हो गया, तो उसके माध्यम से हमें राजस्थान जो इतिहास, राजस्थान का हो या और कोई स्टेट का हो, कोई भारत का हो, किसी का भी मान लो आप, उसकी इतिहास की जानने की जानकारी प्रदान होती है। अब आगे चलते हैं कि भारत में सर्वप्रथम अभिलेख किसने लिखवाई, और जो किसने लिखवाई और उसको किससे प्रेरणा मिली कि हाँ मुझे भी यह अभिलेख लिखवाना चाहिए, तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं। सर्वप्रथम है कि जो अभिलेख लिखवाते हैं और जो इतिहासकार उनका अध्ययन करते हैं, तो उस अध्ययन को कहते क्या हैं? ये क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा गया है कि अभिलेखों का अध्ययन को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट है अपना अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपियोग्राफी। ये क्वेश्चन में पूछा गया था। एपियोग्राफी कहते हैं, ठीक है। अभिलेखों के अध्ययन को एपियोग्राफी कहते हैं, ठीक है। अब है कि सर्वप्रथम अभिलेख किसने लिखवाए अपने भारत में, और उसको किस देश या किस राज्य से किसके द्वारा उसको प्रेरणा मिली। तो है अब है भारत में
भारत में सर्वप्रथम सम्राट अशोक। याद रखना उस शासक का नाम कौन था? सम्राट अशोक। कौन था? सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ने अभिलेख लिखवाए। अभिलेख लिखवाए। ठीक है। कौन था? सम्राट अशोक, जो मगध का राजा था, यानी कलिंग का। और जो ये प्रेरणा थी ना, प्रेरणा, सम्राट अशोक को प्रेरणा मिली थी ईरान के शासकों के द्वारा। जो ईरान के शासक थे, जो वो क्या पहले वही लिखवाया करते थे अपने भारत में। जो पहले उनसे अपने सम्राट अशोक से पहले वही लिखवाया करते थे। जब वह किसी युद्ध या मिशन पर गया था उस टाइम, तो उसने ये चीज़, वहाँ की जो कलाकृति संस्कृति थी, तो उसने देखा, तो ये भी उससे प्रभावित हुआ कि हाँ मैं भी ये अभिलेख और ये जो शिलालेख है लिखूं। तो ठीक है, सम्राट अशोक ने लिखवाए। सम्राट अशोक को ईरान के शासकों से प्रेरणा मिली थी। शासकों से प्रेरणा मिली थी। किसकी प्रेरणा मिली थी? अभिलेख लिखवाने की। ठीक है, इसको उतार लो। ये जरूर बताना, अगर आप में कोई भी वीडियो देखता है तो इसको ये जरूर बताना कि जो मोनोनेंसी था उसको किस नाम की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, ये जरूर बताना, मैं फिर अगले वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, इसको उतार लो, जो समझ में नहीं आया उसको। ठीक है, इसको उतार लो, मैं उसको साफ कर देता हूँ। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अभिलेखों का अध्ययन को कहते हैं एपियोग्राफी। याद रखना। और पुरातात्विक सामग्री में उसमें 3 चीजें थी। कौन कौन सी? अभिलेख, सिक्के और मर्द भांड। और विदेशी यात्री इतिहासकार में कौन कौन थे वो आपको पता था। ये तो कर्नल जेम्स टोड था, कवि बांकीदास था, मोनोनेंसी हो गया, और ये हो गया गौरीशंकर ओझा। और अपने उधर हो गया साहित्य में 2 पार्ट थे, धार्मिक और धर्मोत्तर। धार्मिक में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, धर्मोत्तर में कौटिल्य का अर्थशास्त्र पुस्तक। ठीक है, अब है जो अपने अभिलेख, जो प्रशस्ति होते हैं, प्रशस्ति भी लिखवाया करते थे। प्रशस्ति किस उपलक्ष्य में लिखवाई जाती थी? ये प्रशस्ति क्यों लिखवाते थे उसका, या फिर प्रशस्ति कहते हैं किसको है? ये प्रशस्ति के अंदर जो किसका विवरण होता था? प्रशस्ति वह होती है, प्रशस्ति उसे कहते हैं, यह किसी वंश या व्यक्ति की प्रशंसा में लिखी गई हो, वह प्रशस्ति कहलाती है। क्या है? प्रशस्ति उसे कहते हैं कि किसी व्यक्ति लिखवाएगा तो राजवंश ही, लेकिन वो किसी कवि के माध्यम से लिखवाएगा, यानी किसी वंश या व्यक्ति की प्रशंसा में लिखी गई हो, उसे बोलते हैं प्रशस्ति। ठीक है, और शिलालेख, शिलालेख बोलते हैं यह मंदिर की दीवारों, कुओं, बावड़ियों की दीवारों पर, किसी की भी दीवार हो सकती है, या तो मंदिर की हो सकती है, कुएं बावड़ी हो सकती हैं, तालाब हो सकते हैं, उनकी दीवारों पर लिखे गए सामान्य लेख उनको बोलते हैं शिलालेख। ठीक है, प्रशस्ति और शिलालेख में डिफरेंस मालूम हो गया कि प्रशस्ति किसे कहते हैं और शिलालेख किसे कहते हैं। ठीक है,
अब उसको मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ यहाँ पे कि प्रशस्ति किसे कहते हैं। अपना हो गया प्रशस्ति। प्रशस्ति है यह किसी वंश या व्यक्ति की प्रशंसा में लिखी गई हो। प्रशंसा में लिखी गई हो उसे प्रशस्ति कहते हैं। ठीक है, याद रखना प्रशस्ति किसे कहते हैं, मैंने बता दिया। ठीक है, ये होती है किसी दीवार या शिलाओं पर। याद रखना, मैंने लिखा नहीं है, लेकिन प्रशस्ति लिखेंगे तो किसी दीवार पर या शिला पर लिखेंगे, ऐसे थोड़ी ना तो कागज पर लिख देंगे उस टाइम। तो यह है दीवार या शिलाओं पर, इसका ध्यान रखना। अब है अपना क्या, शिलालेख। तो शिलालेख किसे कहते हैं? मैं हैंड राइटिंग में इसलिए जोर देता हूँ कि ताकि आपको जब वीडियो देखो ना तो आपको समझ में आए कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, आपको ज़्यादा वो नहीं करनी पड़ी, मगजमारी नहीं करनी पड़ी कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। जब भी आप वीडियो देखो तो आपको समझ में आए कि साफ साफ लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। यह किसी दीवारों या मंदिर, कुओं, बावड़ी, तालाब पर, किसी की दीवारें हो सकती है, कुओं या कुआ की हो गई, बावड़ी, तालाब या शिलाओं पर सामान्य किसी व्यक्ति या वाजवंश जो वंश है ना उनकी लिखी गई सामान्य बातें होती है इसमें। ठीक है, यह है किसी मंदिर या शिलाओं पर लिखे गए सामान्य लेख। कौन से सामान्य लेख? और इसमें प्रशस्ति में प्रशंसा की जाती है या तो किसी वंश की या फिर किसी व्यक्ति की, यानी किसी पर्टिकुलर की बात की जाती है। और इसमें किसी पर्टिकुलर की, किसी वंश या किसी राजवंश या किसी व्यक्ति की बात नहीं की जाती। इसमें पूरा समूह लिखा जाता है। शिलाओं पर या किसी मंदिर या शिलाओं पर लिखे गए सामान्य लेख वो क्या कहलाते हैं? शिलालेख कहलाते हैं। ये हो गया अपना प्रशस्ति और शिलालेख। अब है अपना जो शिलालेख होते थे ना, शिलालेख होते थे ना जो अपने शिलालेख, उनकी भाषा कैसी होती थी? उनकी भाषा दो ही होती थी, या तो संस्कृत या फिर राजस्थानी भाषा। लिखे गए सामान्य लेख तथा इनकी भाषा संस्कृत या राजस्थानी भाषा होती थी।
लेकिन ज़्यादातर अभिलेख शिलालेखों में भाषा संस्कृत ही हुआ करती थी। ठीक है, लेकिन मिलेंगी दोनों में से, संस्कृत या राजस्थानी भाषा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब है अपना सिक्के। ये तो हो गया अपने शिलालेख प्रशस्ति किसे कहते हैं। अब चलते हैं सिक्कों की ओर। सिक्के क्या करते थे? सिक्के जब पुराने ज़माने में, जब अभी भी कई जगह खुदाई होती है, तो उन सिक्कों के माध्यम से जब उसमें खुदाई में सिक्के मिलते हैं, तो उन सिक्कों आज ये अनुमान लगाया जाता है, उन सिक्कों के माध्यम से आज ये अनुमान लगाया जाता है कि पहले जो वहाँ पर खुदाई की गई थी यहाँ पर कि कौन सा राज्य था, उस राज्य की कैसी स्थिति हुआ करती थी, उसकी राजनीतिक स्थिति मान लो, या फिर आर्थिक स्थिति मान लो, या फिर सामाजिक स्थिति मान लो। उन सिक्कों को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उस राज्य की स्थिति कैसे हुआ करती थी। ठीक है, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ कि नॉर्मली बातें लिखता हूँ, यह राज्य के बारे में बताते थे। ठीक है, यह है राज्य के बारे में बताते थे। अब मैंने बता दिया कि किस तरह से बताते थे। ठीक है, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ना मुझे लिखने की, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, अब लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जिससे आपका भी टाइम खराब ना हो और मेरा भी टाइम खराब ना हो, ताकि कम समय में ज़्यादा वीडियो या ज़्यादा बातें बता सकूँ मैं। ठीक है, अब चलते हैं मर्दभांड। मर्दभांड क्या होते थे? ये मर्दभांड है ना, जो पुराने समय में, आजकल तो क्या है, स्टील के, लोहे के, तांबे के, सब के बर्तन आने लगे, लेकिन पहले ज़माने में क्या ये चीज़ें, सब कुछ ये चीज़ें हुआ नहीं करती थी। तो पहले के ज़माने के लोग थे ना, जो पहले अपनी मिट्टी के जो मटके होते थे ना, जो आज के वर्तमान में मटके होते हैं, वो पहले बड़े हुआ करती थी। जो उन मर्दभांड मतलब मर्द यानी मिट्टी, भांड मतलब बर्तन, यानी मिट्टी से बना हुआ बर्तन या मिट्टी के बर्तन, जो उसको बोलते हैं मर्द भांड। तो वो क्या करते हैं, पहले अपने अनाज वगैरह या खाने की चीज़ें रखने के लिए इन मर्द भांडों का प्रयोग करते थे। ठीक है, अब मैं छोटी सी बात लिख देता हूँ, ये मिट्टी के बने होते थे। ठीक है, यह है मिट्टी के बने होते थे। ठीक है, ये किसके बने होते थे? मिट्टी के बने होते थे। अब याद रखना इसमें मैं ठीक है, अब ये चीज़ याद रखना, तो मड भांड होते थे, मड भांड 3 प्रकार के होते थे। एक तो कौन कौन से 3 प्रकार के होते थे? पहले आते निम्न, फिर है मध्य, फिर है उच्च। जो निम्न प्रकार का होता था उसमें लाल एवं काले रंग का प्रयोग होता था। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 पे काला व लाल रंग का प्रयोग होता था। ठीक है, नंबर 3 है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या थोड़ा अलग रंग प्रयोग किया जाता था। नंबर 3 में है वो ये, इसमें चित्रित रंग दूसर रंग का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, ये तीनों थोड़ा याद रखना, लिखना। मैं लिखूंगा तो मैंने बोल भी दिया, मैं लिखूंगा तो टाइम ज़्यादा खर्च होगा और मैं आपको ज़्यादा बात या यहाँ पे पढ़ा नहीं पाऊंगा फिर मैं, तो मैं इसे मुँह से बोल दिया हूँ, तो उसको आप सुन लेना। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं, इसको उतार लो, फिर चलते हैं आगे। अगर समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, और वीडियो को अंत तक देखना, और देख के फिर बताना कि वीडियो कैसा लगा। आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ज़रूर करना, और कमेंट करना भूलें ना, तो इसका थोड़ा विशेष ध्यान रखना। और मैं ये नहीं कहता कि आप कमेंट्स इसको लाइक ही करो, आप पूरा वीडियो देख के फिर आप खुद तय करना कि लाइक करना डिसलाइक करना, आप उसके लिए बिल्कुल स्वतंत्र हो, उस पर आप को जोर ज़बरदस्ती नहीं कि आप उसको लाइक ही करके जाओ।
ठीक है। और आप चैनल को सब्सक्राइब ही करो। आप चैनल को या वीडियो को देख के फिर बाद में करना, अपना मन से करना डिसाइड कि मुझे लाइक करना है या डिसलाइक करना है, ठीक है। आप उसके लिए बिल्कुल स्वतंत्र हो, उसके लिए आपको कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। चलते हैं भाई आगे। और राजस्थान SI की भर्ती आ चुकी है, फॉर्म चालू हो जाएंगे उसके, फरवरी से मार्च तक है, 10 मार्च तक चलेंगे उसके शायद 9 फरवरी से चालू है और 10 मार्च तक है। तो उसको भी थोड़ा ध्यान रखना, उसको भी ध्यान में रख के पढ़ाई को जारी रखना है, ठीक है। अब चलते हैं अपना, अब पहला शिलालेख अपना गोशुरनी का शिलालेख। अब चलते हैं अपना गोशुरनी का। अब है अपना पहला है, कौन सा अभिलेख है? गोशुंडी का शिलालेख। शिलालेख बोल दो या अभिलेख बोल दो, एक ही बात है। और मैं बताऊंगा क्वेश्चन कि कौन सा क्वेश्चन था वो एग्जाम में आया था, और बिल्कुल हूबहू वो का वो क्वेश्चन पूछ लिया था एग्जाम में। गोशुंडी का शिलालेख। अब ये है, देखो ये मिला कहाँ, कहाँ मिला, इसकी खोज किसने की, जब ये खोज की गई तो इसमें भाषा लिखी हुई थी, उसको पढ़ने का श्रेय किसको जाता है, इसकी भाषा कैसी थी, लिपि कैसी थी, और इसकी विशेषता क्या थी, वहाँ पे जब खोदाई की गई वहाँ पे ये शिलालेख मिला तो उसे वहाँ पे और क्या मिला था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब है गोशुंडी शिलालेख है ना, कहाँ मिला ये मिला अपन को गोशुंडी गांव। कहाँ मिला? गोशुंडी गांव। ये गोशुंडी गांव का है चित्तौड़गढ़ में, इसका ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ या चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है। कब मिला? ठीक है, कब मिला? ये मिला था अपन को 1887 ईस्वी में, ठीक है। किसने खोज की थी? अब इसे जो खोज करता थे वो इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना। यह फटने का श्रेय। अब खोज दूसरे ने कर दी, फटने का श्रेय किसको दिया गया, किसने फटा था? इसने खोज की थी कविराज, उसको बोलते हैं कविराज श्यामल दास। कविराज श्यामल दास द्वारा खोजा गया था। अब है फटने का श्रेय डॉक्टर DR भंडारकर द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर DR भंडारकर द्वारा, ठीक है। अब इसकी भाषा कैसी थी? भाषा थी संस्कृत। मैंने बोला था ना अभी आपको,
क्योंकि भाषा ज़्यादातर संस्कृत ही होती है और इसकी भी संस्कृत थी। ठीक है। अब है बात ब्राह्मी। लिपि कौन सी थी? लिपि ब्राह्मी। लिपि थी इसकी ब्राह्मी। ठीक है। अब इसकी विशेषता थी, ये क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन से अभिलेख में ये वर्ड, अभी इससे एग्जाम नहीं 28 जो 27 दिसंबर को लगी उसमें, इससे पहले वाली कोई एग्जाम थी उसमें, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जाम कौन सी थी, लेकिन पूछा गया जरूर था कि कौन से अभिलेख में राजस्थान का सबसे पुराना या फिर भागवत या वैष्णव संप्रदाय का मंदिर मिला है। वह था गोशुंडी का शिलालेख। खास बात क्या थी वो देख लो। यहाँ राजस्थान का सबसे प्राचीन वैष्णव या भागवत दोनों का एक ही नाम है, संप्रदाय। राजस्थान का सबसे प्राचीन वैष्णव या भागवत संप्रदाय का मंदिर प्राप्त हुआ है। यह था अपना गोशुंडी का शिलालेख। क्या था? कहाँ मिला? गोशुंडी गांव में। कब मिला? 1887 ईस्वी में। किसके द्वारा खोजा गया? यह इसका खोजकर्ता का नाम है कविराज श्यामल दास द्वारा। फड़ने का श्रेय जो उसकी भाषा लिखी गई थी उसको डॉक्टर D.R. भंडारकर द्वारा। भाषा कैसी थी? भाषा संस्कृत थी। लिपि कौन सी थी? लिपि ब्राह्मी थी। और इसकी मेन बात थी कि राजस्थान का यहाँ पर सबसे, राजस्थान का या तो वैष्णव बोल दो या भागवत संप्रदाय बोल दो जहाँ इसका मंदिर प्राप्त हुआ है। ठीक है, उतार लो इसको। अब चलेंगे, फिर चलेंगे नेक्स्ट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। ठीक है, और वीडियो को अंत तक देखना। ये वीडियो आपको अब आगे जो एग्जाम आएगी ना उसमें बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, ये याद रखना। जैसे पटवारी का हो गया, SI का हो गया, और जो LDC वगैरह है ना अभी आएगी ना उसमें, तो बहुत आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी, तो इसलिए आपको ये वीडियो पूरा देखना है। ठीक है। नंबर 2 पे है अपना मानमोरी का शिलालेख। या तो इसको मानमोरी बोल दो या मान मौर्य बोल दो, दोनों एक ही बात है। ठीक है। अब इसमें भी ये भी इसी के अंदर से एक क्वेश्चन पूछा गया था, खुद ही आए थे क्वेश्चन, तब बता रहा हूं मैं आपको कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह पूछा गया था। ये कहाँ मिला? स्थान कौन सा था? तो हाँ, स्थान कौन सा था जहां यह शिलालेख मिला था? स्थान था मानसरोवर झील। मानसरोवर झील की पाल पर। पाल का मतलब किनारे। ठीक है। और ये मानसरोवर झील की जो झील है ना, ये है कहाँ पर? यह है चित्तौड़गढ़ में। इससे मिलता क्या है? अब इससे हमें मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। इससे हमें
मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। अब जो मैं आगे जो बात बता रहा हूं वो बात है इंपॉर्टेंट इस टॉपिक की। इस टॉपिक के मतलब इस शिलालेख की, जो बार बार अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। वह कौन सा शिलालेख था जिसे कर्नल जेम्स टोट लंदन जाते समय समुद्र में फेंक दिया था? वो वही था, मानमौर्य का शिलालेख। ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये न जाने कितनी बार ये एग्जाम में कितनी बार पूछ लिया, बहुत बार पूछता ये एग्जाम को। तो इसको तभी बोल रहा हूँ कि वीडियो देखना तो पूरा देखना, ताकि आपको आने वाली एग्जाम में आपको मदद मिल सके। कर्नल जेम्स टोट कर्नल जेम्स टोट कर्नल जेम्स टोट ने, ठीक है, कर्नल जेम्स टोट ने इसे लंदन जाते समय समुद्र में फेंक दिया था। ये याद रखना, फेंक दिया था। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको नोट लगा के रख लेना, ठीक है। इसे समुद्र में क्यों फेंका था? जब कर्नल जेम्स टोट अपने शहर यानी लंदन जा रहे थे, यहाँ से इंडिया से वो नाव के माध्यम से जा रहे थे, तब वो नाव में क्या उनका और भी सामान था। जब आगे थोड़ी दूर गए, उन्होंने अपनी जो आवश्यक सामग्री थी वो तो पूरी रख ली, और यानी कहने का मतलब नाव में आवश्यकता से ज़्यादा सामान हो गया था। तब वह नाव पानी की लहरों के साथ हिचकोले खाने लग गई थी, यानी डूबने लगी थी। वो कर्नल जेम्स टोट ने शायद, वो क्या इतनी भारी थी वो शिलालेख, जब वो अपने साथ उसको लेके जा रहा था तो वो बहुत भारी थी, तो इसलिए वो नाव हिचकोले खाने लग गई थी और डूबने लग गई थी। तो उसको कर्नल जेम्स टोट ने उठाकर उसको समुद्र में फेंक दिया था, ठीक है। ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है बार बार, तो इसको मोस्ट कर लेना, इसको मोस्ट फैक्ट कर लेना इस शिलालेख का। मैं अभी कर देता हूँ मोस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना इसको आप, ठीक है। अब चलते हैं अगला शिलालेख। अब है अपना नंबर 3 पे, अशोक के शिलालेख। किसके? अशोक के शिलालेख। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में से भी एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी मिला कहाँ पे था, स्थान कौन सा है जहाँ ये शिलालेख मिला है? कौन सा स्थान था? स्थान था अपना बेराट। क्या था? बेराट। और आज के समय वर्तमान में इस बेराट का नाम चेंज करके बदल कर विराट नगर कर दिया है। तो ये मैं लिख देता हूँ नया नाम, कई बार बेराट न दे करके भी विराट नगर दे दे, तो इसलिए मैं लिख देता हूँ नया नाम, विराट नगर। और इसे प्राचीन काल में यानी महाभारत के समय इसे मत्स्य जनपद या प्रदेश था की राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। अब इसमें 2 शिलालेख थे, 2 मतलब एक तो भाबरू शिलालेख और एक था
बेराट का शिलालेख। जहाँ पर खुदाई की यानी बेराट में जहाँ ये खुदाई की उस पहाड़ी का नाम था बिज्जकी डोंगरी या बिज्जकी पहाड़ी। ठीक है, जैसे मैं बता देता हूँ आपको, ये कोई स्थान था वो बेराट में, ये कोई डोंगरी है। ठीक है, इस डोंगरी का नाम है बिज्जकी पहाड़ी। बिज्जकी बिज्जकी पहाड़ी किसका नाम है? इस डोंगरी का। पूरी डोंगरी हो या पर्वत हो या पहाड़ हो, उस समय उसका नाम था बिज्जकी डोंगरी या बिज्जकी पहाड़ी। ठीक है, यहाँ पर खुदाई की इस डोंगरी में, यहाँ पर खुदाई की तो यहाँ पर भाबरू का शिलालेख मिला। किसका? भाबरू का। भाबरू का शिलालेख मिला और यहाँ पर बेराट का शिलालेख। ठीक है, अब इसकी खोज है ना, इसकी खोज रॉबर्ट बर्ट द्वारा की गई थी 1800। कब की थी आप बताना, मैं नहीं बता रहा हूँ, आपको बताना है कि कब की गई थी। कब की गई थी इसकी खोज? अब मैं इसकी मैं यहाँ पे एरो लगा के लिख देता हूँ आपको। इसकी खोज 1837, डेट याद रखना, 1837 में रॉबर्ट बर्ट द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट बर्ट के द्वारा। और ये है ना बेराट का शिलालेख। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी क्लाइल ने 1800 कब है 77 ईस्वी में की थी। इसकी खोज 1877 ईस्वी में क्लाइल ने की थी। ठीक है, किसने की थी इसकी खोज? क्लाइल ने की थी खोज। जो बेराट का शिलालेख है आज ये वर्तमान में कहाँ रखा हुआ है? ये वर्तमान में अपने कोलकाता संग्रहालय में संग्रहित है या रखा हुआ है। मैं ये लिख देता हूँ, नोट लगा के इसको लिख लेना, आप देख लेना। नोट, वर्तमान में यह है कलकत्ता संग्रहालय में रखा है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि बेराट का शिलालेख अभी वर्तमान में कहाँ रखा हुआ है, तो आप उसका उत्तर होगा कलकत्ता संग्रहालय में। इसको उतार लो, चलते हैं फिर आगे
किसकी विशेषता क्या थी, क्या क्या जानकारी मिलती है, अशोक के शिलालेख से हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है। इसको उतार लो, चलते हैं फिर आगे। इसको तो मैं मिटा देता हूँ, साफ कर देता हूँ और इसको रहने देता हूँ कि हमें इसकी जानकारी अभी पूरा हुआ नहीं है ना, तो इसकी जानकारी लिखनी है, तो इसको रहने देता हूँ मैं फिर अभी। मैं इसको पूरा लिख देता हूँ। अशोक, अशोक के शिलालेख। अशोक शिलालेख से जानकारी क्या प्राप्त होती है हमें, जानकारी इसमें सबसे पहली बात यह है कि इसमें अशोक, सम्राट अशोक था, उसे मगध का सम्राट या मगध का राजा बताया है। इसमें सम्राट अशोक को, इसमें सम्राट अशोक को मगध का राजा बताया है। किसका राजा बताया, मगध का। किसको, अशोक को। किस इस शिलालेख में, अशोक के शिलालेख में। नंबर 2 पॉइंट है, पहला हो गया, ये दूसरा है। इसमें इसमें क्या है, जो लिपि थी ना इसकी, इसकी लिपि, शिलालेख की ब्राह्मी लिपि थी, तो इसमें ब्राह्मी लिपि में अशोक के 3 शब्द लिखे गए थे। 3 शब्द कौन कौन से, बुद्ध, दम और संग। ब्राह्मी लिपि में बुद्ध, दम और संग शब्द लिखे थे। क्या लिखे थे मेरे दोस्तों, बुद्ध, दम, संग शब्द लिखे हुए थे। कौन से शिलालेख में, अशोक के शिलालेख में, नंबर 3 में। अब अगला नंबर है 3। और इसमें आप सभी को पता है, जब कलिंग का युद्ध हुआ था 263 ईसा पूर्व में, तब उस युद्ध के पश्चात जब उसका दृश्य देखा अशोक ने, तो वह दृश्य देखकर बिल्कुल विचलित हो चुका था। इतनी मार काट हुई थी उस युद्ध के अंतर, वह इतना भयभीत हो गया कि वह अपने राजपाट को त्याग कर उसने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। ठीक है, इसमें अशोक को इसमें अशोक को बौद्ध धर्म का अनुयायी बताया है। बौद्ध धर्म का अनुयायी बताया है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अपना अशोक का शिलालेख, जिसकी अपन जानकारी भी प्राप्त हो गई और उसके बारे में जो छोटी मोटी बातें थी वो भी प्राप्त कर ली। अब चलते अपना आगे। नंबर 4 है, अब नंबर 4। अब है अपना नंबर 4 पे है बड़ली का शिलालेख। ये भी इसी के अंदर से, इसी में से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा क्वेश्चन था वो बताता हूं मैं। अब है नंबर 4, बड़ली का शिलालेख।
कौन सा है? बड़ली का शिलालेख। ये कहाँ से प्राप्त हुआ दोस्तों? बड़ली का शिलालेख है, ये हमें बिलोत माता के मंदिर अजमेर से प्राप्त हुआ है। बड़ली गांव, बिलोत माता का मंदिर, जिला हो गया अपना अजमेर। ठीक है, ये तो हो गया अपना उसके बारे में। अब इसकी खोज किसने की? इसकी खोज की थी गौरीशंकर ओझा जी ने की थी। और ये शिलालेख कब का है? यह शिलालेख है अपने 443 ईस्वी का है। कौन सी ईस्वी का है? 443 ईस्वी का है। और यह शिलालेख जो मैं बोल रहा हूँ उस अब जो बात बोल रहा हूँ आगे उसको ध्यान सुनना। यह शिलालेख राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है। कौन सा? बड़ली का शिलालेख। और यह वर्तमान में राजपूताना संग्रहालय में रखा हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसका स्थान है जिसकी खोज की गई थी, वह स्थान कौन सा है? बड़ली गांव, तभी तो इसका नाम बड़ली शिलालेख पड़ा। बड़ली गांव, बिलोत माता का मंदिर, ये पूछा गया है। और ये भी पूछा गया है कि बिलोत जो बड़ली का शिलालेख है कहाँ मिला गया था? ऑप्शन में था बिलोत माता का मंदिर। मैं लिख देता हूँ इसको, बिलोत माता का मंदिर, बिलोत माता मंदिर। ठीक है, और ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है अपने अजमेर में। कहाँ आता है ये? यह आता है अपने अजमेर में। ठीक है, अब इसकी खोज किसने की थी? दोस्तों जो शिलालेख जो अभिलेख बता रहा हूँ उनकी खोज और उनके स्थान जरूर याद रखना। और उनकी विशेष बातें, जो विशेष बातें होती है ना वो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है, तो उसको पूरा ढंग से देखना। ठीक है, इसकी खोज की थी गौरीशंकर ओझा जी ने। गौरीशंकर ओझा। ठीक है, ये तो हो गए स्थान और खोज। अब है ये शिलालेख। यह शिलालेख 443 ईस्वी का है। कौन सी ईस्वी का? 443 ईस्वी का है। यह शिलालेख 443 ईस्वी का है। यह शिलालेख राजस्थान का, भारत का नहीं, राजस्थान का। यह शिलालेख राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था कि कौन सा शिलालेख है जो राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है? वो था बड़ली का शिलालेख, सबसे प्राचीन शिलालेख है। ठीक है, मैं आपको वो भी साथ ही साथ बताते चल रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो उससे आप अनुमान लगा सकते हो कि ये एक जो ये टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है। शिलालेख है, सबसे प्राचीन शिलालेख है। अब बात है कि शिलालेख वर्तमान में है कहाँ? अब ये वर्तमान में अपने राजपूताना संग्रहालय, जो राजपूता संग्रहालय है वो अपने अजमेर जिले में स्थित है। वर्तमान में यह है और राजपूताना जो रेजिडेंसी थी उसमें 1857 क्रांति के समय, जब 1857 की क्रांति हुई थी
तो उस समय एक स्थापना की थी राजपूताना रेजिडेंसी के नाम से। वो कब की गई थी? 1832 के अंदर की गई थी। ठीक है, इसको ये भी याद रखना। राजपूताना संग्रहालय में है। राजपूताना संग्रहालय में रखा है। ठीक है, अब चलते हैं अब मैं आगे नंबर 5 पर, नंबर 5 पर। इसको उतार लेना। और इसका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, दिमाग में रखना, माइंड में याद रखना, कि ताकि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए तो अपन ऑप्शन देखते ही टिक कर दे। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। नंबर 5, नंबर 5 पर है अपना कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ और विष्णु स्तंभ। कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ और अपना है विष्णु स्तंभ। तीनों एक ही नाम है। अब इनका मैं आपको मतलब समझाता हूँ कि वीर, कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ, इनका सबका क्या मतलब है। आपको पता हो तो सन 1437 में युद्ध हुआ था। राणा कुंभा और मांडू के उस समय सुल्तान कौन था? महमूद खिलजी था। कौन था? महमूद खिलजी था। तो उन दोनों के मध्य युद्ध हुआ था सन 1437 ईस्वी में। और उस युद्ध का क्या नाम था? उस युद्ध का नाम था सारंगपुर का युद्ध, जो दोनों के मध्य लड़ा गया था। और इस युद्ध में महाराणा कुंभा की विजय होती है। तो इस उपलक्ष्य में ये बनाया गया था विक्ट्री टावर, यानी विजय स्तंभ। इसका मतलब ये हो गया। अब है कीर्ति स्तंभ। जब कुंभा ने ये युद्ध जीता तो कुंभा क्या चाहता कि मेरा यश यानी मेरी कीर्ति पूरे राजस्थान या पूरे भारत, पूरे विश्व में फैले। तो इसके लिए इसको कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। और विजय स्तंभ, विष्णु स्तंभ, विष्णु स्तंभ इसलिए कहते हैं क्योंकि यह भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए इसको विष्णु स्तंभ भी कहते हैं। तो इन तीनों का थोड़ा सा ध्यान रखना कि क्या क्या नाम है और क्यों है इनका नाम। ठीक है, अब ये कहाँ है? कहाँ है ये अपने विष्णु स्तंभ, जो कीर्ति स्तंभ है, ये कहाँ है? ये है अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग। अब इसकी भाषा कैसी है? अब इसकी भाषा हो गई अपनी संस्कृत। जो मैंने आपको बता रखा है कि इनकी दो ही भाषा होती थी, संस्कृत या राजस्थानी भाषा। संस्कृत। ठीक है, अब इसके लेखक कौन थे? याद रखना, इसके लेखक दो थे और दोनों के एक तो बाप था और एक बेटा था। ठीक है, लेखक
लेखक हो गया प्रारंभ में या शुरुआत के दिनों में कौन था? अत्रि। कौन था? अत्रि, यानी प्रारंभ में, यानी आरंभ के समय। जब ये लिखवाया जा रहा था ये, तो इसकी अत्रि की बीच में ही मौत हो चुकी थी, इसलिए इसकी जगह उसको बेटे यानी महेश भट्ट के द्वारा लिखी गई थी। अत्रि यानी फिर बाद में आया महेश भट्ट। बाद में। अब कोई आपको ऐसा पूछ ले कि प्रारंभ के समय में लेखक कौन थे, कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ, इन तीनों में से कोई नाम दे दिएगा, उसके लेखक बोलेंगे प्रारंभ समय में लेखक कौन थे, तो प्रारंभ समय में आ जाए तो उसका नाम आ जाएगा अत्रि। ठीक है। अगर बाद में पूछ ले कि विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ का बाद में इसका लेखक कौन था, तो आएगा महेश भट्ट। इन दोनों का याद रखना। ठीक है। अब है जानकारी। इसमें क्या जानकारी प्राप्त होती है? सबसे पहले यही है कि जो शिलालेख लिखा गया था कहाँ, किससे संबंधित है? मेवाड़ राज्य से संबंधित है, यानी सिसोदिया वंश है। और यह सिसोदिया वंश है विश्व का सबसे प्राचीन राजवंश है, ये भी याद रखना। ये क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व का सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? वह सिसोदिया वंश। इसमें है ना, इसमें मेवाड़ के सिसोदिया वंश की जानकारी प्राप्त होती है। पहला तो यही है। इसमें मेवाड़ के सिसोदिया वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है। अब नंबर 2, अब नंबर 2 पे है, इसमें महाराणा कुंभा और जो महाराणा कुंभा द्वारा जो लिखे गए ग्रंथ है ना, उनके बारे में बताया गया है, और महाराणा कुंभा की उपलब्धियों के बारे में बताया है। नंबर 2, इसमें महाराणा कुंभा इसमें महाराणा कुंभा की उपाधियां बताई है। कुंभा की उपाधियां बताई है। ठीक है। नंबर 3, महाराणा कुंभा द्वारा लिखे गए रचित ग्रंथों की जानकारी प्राप्त होती है। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथों की जानकारी मिलती है। ठीक है। नंबर 4, इसमें राजा गोहिल और महाराणा कुंभा तक की जानकारी मिलती है। इसमें राजा गोहिल जो मेवाड़ वंश में सिसोदिया वंश का संस्थापक था, राजा गोहिल वह महाराणा कुंभा तक
मारणाकुंभा तक जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अपना कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ या विष्णु स्तंभ। कहाँ मिला, भाषा कैसी थी, लेखक कौन था, और प्रारंभ में कौन था, अंतिम समय में कौन था, और इसमें जानकारी क्या क्या जानकारियाँ हमें प्राप्त होती है। ये हो गया अपना आज का टॉपिक था, जो राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत। अब पढ़ेंगे जो इसका जो पार्ट बाकी रह गया, पढ़ेंगे इसके बाद में अगले वाले नए वीडियो में। ठीक है। और दोस्तों आपको वीडियो पूरा देखना है, देखने के बाद में इसको लाइक करना है, शेयर करना है, और आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है या फिर आपके जितने भी वो चैट के वो कुछ भी ग्रुप है पढ़ाई से संबंधित, या तो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो या टेलीग्राम हो, उस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना है। अब मिलते हैं अगले नए इसी के अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, ठीक है, धन्यवाद।